कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए कल 26 अगस्त को सीधे एथेंस ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वो इसरो सेंटर जाकर वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। और इस मौके को एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी उनकी पार्टी की तरफ से की गई है। मैं आपको जरा बताता हूं कि कल बैंगलोर में क्या क्या खास होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो विदेश में, तो वहां से दिल्ली नहीं लौट रहे हैं सीधा, बल्कि सीधे वो बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु में जाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। 6000 लोग बताया जा रहा है उस कार्यक्रम में होंगे और फिर एक 26 किलोमीटर लंबा एक रोड शो प्रधानमंत्री निकालेंगे। इसरो सेंटर तक ये रोड शो जाएगा, जहां फिर प्रधानमंत्री जाकर ISRAC जो कमांड सेंटर है वहां भी अंदर जाएंगे, देखेंगे सब कैसे ये चंद्रयान मिशन जो है इसको यहां से कंट्रोल किया गया। और फिर वो वहां सारे साइंटिस्ट से मिलेंगे, इसरो चीफ से, खास तौर पर उस टीम से उनकी मुलाकात कराई जाएगी जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इस चंद्रयान टीम की। तो आप इसे कह सकते हैं जश्न चंद्रयान कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री हालांकि इस पूरे ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बने रहे, ग्रीस से भी वो लगातार जब उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे वहां से भी वो लगातार जुड़े रहे और अब सीधा वो बैंगलोर जाएंगे और बैंगलोर में वैज्ञानिकों के साथ अपनी खुशी शेयर करेंगे। अब इस पर भी लेकिन आरोप ये लगेंगे कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, कि कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री इसको इवेंट बना रहे हैं। ये काम किया वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री जो है अपनी वाहवाही कराएंगे। इस किस्म के आरोप पहले से लगते आ रहे हैं। अब इसका जवाब जो उनकी पार्टी दे रही है, सब दे रही है। हमें तो एक तस्वीर मिली, हम आपको आज एक वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 1 2008 में गया, यूपीए की सरकार थी, गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और उस वक्त ये चंद्रयान 1 जो था ये चांद के करीब कक्षा में पहुंचा था, वहां इसने चक्कर लगाए थे और इसने एक इम्पैक्ट के लिए एक वस्तु जो है, एक धातु जो है वो चांद की सतह पर फेंकी थी, जिस पर आप सुन रहे होंगे आजकल उसका नाम रख दिया गया था जवाहर पॉइंट। और क्योंकि वो उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, तो वो जब जिस जगह चांद पर गिरा उसका नाम जवाहर पॉइंट रख दिया। ये तस्वीर जो है ये अहमदाबाद की तस्वीर है, 2009 की तस्वीर। मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 1 की पूरी टीम को अहमदाबाद बुलाया, वहां उनका स्वागत, सम्मान किया, सत्कार किया, अभिनंदन किया। पूरा एक कार्यक्रम रखा गया था चंद्रयान 1 की टीम को फेलिसिटेट करने के लिए। यह उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। तो ये तो तस्वीर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आज अगर प्रधानमंत्री बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर जाकर के वहां साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि आप क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री या इस कद का कोई नेता जब देश की बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करता है, उसका जश्न मनाता है, तो वो लोगों तक बात पहुंचती है। ये हमारी साइंटिफिक उपलब्धि है। एक साइंटिफिक टेम्पर बनना चाहिए देश में, उसकी बात हो रही है। और ये चंद्रयान, वो तो केवल नेहरू जी चाहते थे। हाँ, उनके बाद कोई चाहता नहीं था, तो भारत जो है अब उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाया साइंस के क्षेत्र में जो है, उसके लिए फिर से नेहरू जी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आम लोगों तक अब ये चंद्रयान की इतनी चर्चा जिस तरह से हुई है, जिस तरह का दृश्य देखा हम लोगों ने जब वो लैंड किया है, वो सब लोगों की स्मृति में ये ऐसी चीज़ है जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हमने लाइव टेलीकास्ट देखा था इसका। वो उतर रहा है, देखिए जैसे आज जो आई तस्वीर है, क्या कमाल की तस्वीर है। चांद की धरती पर रोवर उतर रहा है। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री न जाएं तो भी श्रेय उनको मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर ये पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। नहीं, और सर विदेश में बताया, आपने देखा होगा वहां पर ब्रिक्स में उन्होंने इसका जिक्र किया, ब्रिक्स के नेताओं के सामने बताया, ये भी कहा कि ये पूरी मानवता की उपलब्धि है। वहां के अखबार में खबर छपी तो वो उनके पीछे आप दूसरे नेता खड़े थे, वो भी देख रहे थे, तो वो तो वहां पर भी जाकर के इसका विजय गान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया चकित है भाई। जो दुनिया का कोई देश अभी तक जो है जो उपलब्धि नहीं हासिल कर सका, वो भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। तो इसका असर जो है पूरी दुनिया, उन्होंने कहा भी। तो मोदी जी रोड शो क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब ये सवाल उठेगा ना, क्यों मोदी जी का रोड शो क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट का रोड शो निकाला जाए। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, साइंटिस्ट तो है नहीं, साइंटिस्ट पब्लिक लाइफ में नहीं है। तो जो साइंटिस्ट जो नहीं है
उससे ये उम्मीद मैं देखिए डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आपकी बात ठीक है। अब जब हमारी वर्ल्ड कप की टीम आई थी तो बस से बैठा के घुमाया था हमने सबको, जब जीत करके आए थे वर्ल्ड कप। तो ऐसे ही फिर इसरो के साइंटिस्ट को घुमाना चाहिए। मोदी जी का रोड शो क्यों? आपने थोड़ा सा मतलब इसको कहते हैं ना कि दांत पे दांत रगड़ते हुए, भींचते हुए नहीं सवाल पूछा। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री देश के हर महान पर्व पर, हर महान उपलब्धि पर इस तरह से प्रसन्न होता हो और इस तरह से उत्सव करता हो, तो ये क्या देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला नहीं है? और हमें याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक संदेश जारी किया था वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन नहीं वो उत्साह ऊर्जा लगती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं की, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी की। अब लेकिन आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रोड शो कर रहे हैं। मैं सिर्फ कल्पना के लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक सवाल आपने किया। मेरा यह मानना है कि हर नेता की एक शैली होती है, हर नेता की जनता से कनेक्ट करने की, संवाद करने की अपनी एक विशेषता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो हर उपलब्धि को, हर देश की कोई भी ऐसी उपलब्धि होती है उसको जनता से जोड़ने का एक जरिया उन्होंने रोड शो निकाला है। उस वक्त वो देश में नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, अब वो जाएंगे। और यहां ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इसरो चीफ को बुलाकर उनको सम्मान किया। तो जहां जिसको जिस तरह से समझ में आ रहा है इस उपलब्धि में वो शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री हैं, उनका तरीका है, देश जुड़ता है, जनता जुड़ती है, पसंद करती है, इसीलिए वो उसको और ज्यादा करते हैं और करना भी चाहिए। क्या कार्यक्रम बनाया जा रहा है कल के लिए? दो तीन चीजें हैं सौरभ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के पूरे शेड्यूल को देखें तो लगभग सुबह में, कल सुबह 5:55 के आसपास वहाँ पे बेंगलोर में उनकी लैंडिंग होगी। 6:10 के आसपास वो HAL एयरपोर्ट के बाहर आएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। जिस प्रकार के रोड शो की बात सौरभ जो आप कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि सरकार या बीजेपी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही हो। लेकिन आपको याद होगा कि पीएम जब जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह रहता है, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। बेंगलोर में भी कुछ वैसी ही झलक दिखेगी। ऐसा स्ट्रक्चर्ड रोड शो कराया जा रहा है ऐसा नहीं है, और कम से कम उस बाबत ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। जबकि आमतौर पे पीएम मोदी का जब रोड शो कराया जाता है स्ट्रक्चर्ड, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से कैसी कैसी तैयारियां की जाती हैं। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, विदेश के सफल दौरे से आ रहे हैं और ऐसे मौके पे आ रहे हैं जब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल है, तो उस प्रकार से कार्यकर्ता रहेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। 7 बजे से 8 बजे यानी कि तकरीबन 1 घंटे का समय उनका इसरो में रहेगा और वापस लगभग 11:30 बजे के आसपास दिल्ली वो पहुँच चुके रहेंगे। अब दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार के अवसर को कैसे इतने बड़े फेस्टिवल के तौर पे एक तरह से दिखा रहे हैं। सौरभ, ये पहला मौका नहीं है और आपको कोई भी अवसर ऐसा नहीं दिखेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घटना को जन भागीदारी के तौर पे बनाने की कोशिश करते ना दिखें। आप पूरा कोविड की लड़ाई को अगर आप देखें, थाली बजाना, दीपक जलाना, ये सब चीज़ें क्या थी जिनका मजाक भी उड़ाया जाता था? वो सारी चीज़ें ये थी कि आपको सीधे एक एक व्यक्ति को जोड़ देना है, जन भागीदारी कर देना है। स्पेस सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में दिल्ली आए तो उनका एक बैठक जो हुई थी, उस बैठक में उन्होंने ये पूछा था कि इसको इतना क्लोज डोर क्यों रखा गया है। जैसे आप श्रीहरिकोटा जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, कोई लॉन्चिंग हो रही है, बाहरी लोग नहीं आएंगे, ऐसा क्यों? इसको खोलिए, ओपन कीजिए, और न सिर्फ देखने के लिहाज से बल्कि मार्केट के लिहाज से भी इसको ओपन करना होगा। जितने प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे फिर इस फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होगी उस फील्ड में। स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं 140 से ज़्यादा आ गए हैं। ये सिर्फ इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे खोला। तो ऐसे सेलिब्रेशन के पीछे भी मंशा यही रहती है कि एक तो देश का हर व्यक्ति उससे अपने आप को जोड़े, हर बच्चा अपने आप को जोड़े, और कल इसमें से न जाने कितने कलाम निकलेंगे। दूसरा सौरभ, उन वैज्ञानिकों के लिहाज से सोचिए कि उनके अंदर कितनी खुशी की बात होगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे कि वैज्ञानिकों को पहले क्यों नहीं बोलने दिया गया। उन वैज्ञानिकों की मंशा सोचें तो वो अपना बोलना चाहते थे या अपने बारे में देश के प्रधानमंत्री से सुनना ज़्यादा पसंद करते। आप अगर कोई अच्छा काम सौरभ कर दें, बहुत सामान्य स्तर पर समझें, तो आप खुद अपनी वाहवाही करना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं उसके हेड आपकी तारीफ करें। देश के प्रधानमंत्री अगर उनके काम की तारीफ कर रहे हैं तो उन वैज्ञानिकों के अंदर कितनी खुशी हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी काम को किया, उसी काम को करेंगे। रह गई बात आलोचना की, वो तो सौरभ चलती ही रहेगी, और कल भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे जो उनके विरोधी है वो शुरू हो जाएंगे। देखिए ये सही है देवेंद्र जी कि वो पहुंचेंगे, इससे बड़ा सम्मान सचमुच नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे सीधे वहां जाएंगे। लेकिन सवाल आ जाएगा कि 26 लोकसभा सीटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वो 26 लोकसभा सीटें सवाल पूछ पूछ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग पहुंचा देंगे।
यानी ये जो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, ये प्रधानमंत्री का जो सहज स्वभाव है, उसको राजनीति से जोड़ा जाएगा और राजनीतिक लाभ मिलेगा, लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई बात तो सही है। लॉन्चिंग के बाद सौरभ, प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था या बीजेपी के नेताओं का कोई स्टेटमेंट था, उसमें कहीं भी ऐसा था कि ये क्रेडिट हमारा है, हमारी पार्टी का है या प्रधानमंत्री का है? वो राजनीति कहाँ से शुरू हुई? वो दूसरे तरफ से शुरू हो गई। और कल मुझे याद है कि बीजेपी के टॉप लेवल से सारे नेताओं को मनाही की गई थी कि अपनी बात तो छोड़िए, आपको रिएक्ट भी नहीं करना है कि उधर से कोई आरोप ठीक है, अभी नहीं हुआ। जब रैली होगी चुनाव के पास तब तो होगा ना, होना ही चाहिए। रैली में तो बताया जाएगा कि देखिए चंद्रयान में पहुंचा दिया हमने। जब आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताएंगे, 10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, तो इसको कैसे छोड़ देंगे? ये कह देंगे नहीं नहीं ये नेहरू जी की उपलब्धि है, हमारी नहीं है। सर, स्पेस सेक्टर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी नेहरू जी की फोटो लगाकर, कहा कि नेहरू जी ना होते तो चंद्रयान 3 ना होता। तो इस तरह की सोच तो कांग्रेस के नेताओं के मन में आ सकती है कि नेहरू जी के से शुरू हुआ साइंटिफिक अभियान वहीं खत्म हो गया। तो जाहिर है जिस सरकार के दौरान उपलब्धि होगी उसी की प्रशंसा होगी। आप याद कीजिए, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की पिछले 8-9 साल में अगर लोकप्रियता गिरी तो कोविड के दौरान। आज उसी को उपलब्धि लोग बता रहे हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं, जो सबसे हाई पॉइंट इस सरकार का उपलब्धि का माना जा रहा है वो है कोविड का मैनेजमेंट जी। तो लोग एनालाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। अब वैक्सीन बनाई भारत ने तो जाहिर है कि वो वैज्ञानिकों ने बनाई, कोई मोदी जी ने थोड़े बनाई। अब चलिए आपने बात छेड़ी तो मैं बता भी दूं फिर। एक मॉर्निंग कंसल्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग लगातार निकालती रहती है कुछ अरसे पर। अब इन्होंने ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जो इनका है, इसमें इन्होंने जो कुछ 10-15 लोगों की जो लिस्ट निकाली है, उसमें टॉप पर नरेंद्र मोदी हैं। अप्रूवल रेटिंग का मतलब ये हुआ सरल शब्दों में कि आपके देश में आपकी स्वीकार्यता कितनी है या कितने लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए 74% अप्रूवल रेटिंग है। लोपेज ओब्राडोर, मैं नहीं जानता हूं, मुझे अभी रिकॉल कर पा रहा हूं किस देश के हैं, वो 62% पर हैं। एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये 53% पर हैं। लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के, ये 52% पर हैं। मेलोनी या इटली के होंगे शायद, तो ये 45% पर हैं। और ऐसे कनाडा के ट्रूडो जो है 44% पर हैं। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 40% है। जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है इंग्लैंड के, उनकी 30% पर है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन वो 25% पर है। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज के नेता 20, 25, 40% इस पर हैं। और नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 74% पर इस वक्त है। नहीं, और ये जब से ये मुझे ध्यान में आ रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट की ये जो अप्रूवल रेटिंग आती है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नेता है जिनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार एक तरह से कहें कि 70% के आसपास वो घूमती रही है। और ये कोई इंडियन एजेंसी नहीं है, ना तो कोई तुलना है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर कई बार आलोचना होती है, उन सब के सवाल यहां पूछे जाते हैं। और बार बार जो कहा जाता है ना कि मोदी ने तो देश को बांट दिया है उनके पक्ष में और विरोध में, और अगर सचमुच वो पक्ष में और विरोध में लोग खड़े हैं, तो अगर 70-30 और 72-28 का रेशियो है, तो दूसरे नेताओं को सोचना चाहिए कि वो अपना भरोसा क्यों नहीं। मैं और इसको डिटेल में मैंने खोला तो बता देता हूं। नरेंद्र मोदी इंडिया 74% अप्रूवल, डिसअप्रूव करने वाले लोग 20% पर हैं। नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड के, नंबर 3 पर मेक्सिको के, फिर ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया। इसके बाद नोन कंट्रीज में या जिनसे हमारा कुछ संपर्क रहता है, कनाडा आता है 44% पर, मैंने आपको बताया। जो बाइडेन 40%। जो बाइडेन के लिए सोचिए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति के 40% लोग अप्रूव करते हैं, 52% लोग डिसअप्रूव करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके देश के अंदर। ये वहां स्थिति है। इंग्लैंड में 30% अप्रूवल है, 60% लोग जो हैं डिसअप्रूव कर रहे हैं। और यहां इंडिया में 74% अप्रूव कर रहे हैं, 20% लोग केवल डिसअप्रूव कर रहे हैं, नाखुश हैं एक किस्म से। और वो अपने सरकार के 10वें साल में, अपने सरकार के 10वें साल में। तो इससे देखिए, अभी तक आप नेहरू जी का जो 3 चुनाव जीते थे लगातार, उसको छोड़ दीजिए, तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो लगातार 3 चुनाव जीतने की स्थिति में आया हो और जिसकी अप्रूवल रेटिंग या लोकप्रियता या उसका प्रभाव उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी न होना। कोई किसी भी प्रधानमंत्री को उठा लीजिए, दूसरे नहीं तो तीसरे साल में
नाराजगी शुरू हो जाती थी, खिलाफ माहौल बनना शुरू हो जाता था। 9.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये किसी भी सर्वे को उठाकर देखिए। अच्छा, पहले लोग कह रहे थे वो टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, अब तो अल्टरनेटिव भी दे दिया गया है। और वो अल्टरनेटिव उन लोगों को ज़्यादा सूट करेगा, बीजेपी के रणनीतिकारों से बातचीत से ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ सौरभ, जो आप कह रहे थे कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, अगर स्पेस सेक्टर को दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ के आपने 3,500 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा यहाँ पे हासिल किया है, क्या ये उपलब्धि नहीं है बताने के लिए, और होनी नहीं चाहिए? प्लस इसमें आप ग्रोथ के हिसाब से सोचिए कितना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, जैसे आज का ही उदाहरण ले लें आप, 40 साल बाद, मतलब इंदिरा गांधी के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आज एथेंस में है, ग्रीस में है, वो देश जो कि यूरोपीय यूनियन का गेटवे कहा जाता है, वो देश जो कि नाटो का सदस्य है, और आपको इस तरह से उसकी अवहेलना करनी चाहिए? सालों बाद गए हम, 40 साल के बाद। और जो अभी व्यापार है सौरभ, अंदाजा आपको कितने का है? महज $1.5 बिलियन का है। आप अंदाजा लगाएं कि यूरोपियन यूनियन का महत्वपूर्ण देश, नाटो का सदस्य देश, और वो इस प्रकार से एक तरह से अछूता रह गया। जबकि उस लेन में आप देखें तो इजराइल के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, भूमध्य सागर वाले लेन में इटली के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, ग्रीस को आपने छोड़ रखा है। वो एथेंस जो कि ग्रीस जो कि तुर्की के लिए उसको काउंटर करने के लिए आपके पास बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए लगातार वहां से दबाव था। पिछले साल वहां पे एयर चीफ हमारे गए भी थे वहां पे ग्रीस में, और उस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि आज की बातचीत में भी काफी प्रगति हो सकती है। दूसरी चीज कि तुर्की जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ देता है, तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस आपके पास बहुत बेहतर हथियार है। तुर्की ने अभी कुछ पाकिस्तान को जो ड्रोन टेक्नोलॉजी दिया था, भारत में उस बात को लेकर काफ़ी चिंताएं भी थी, उसको काउंटर करने के लिए भी आपको ग्रीस का सहयोग चाहिए। तो ऐसे कदम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं और इतने सालों बाद उठा रहे हैं, और इतने सालों तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो क्या ये उपलब्धि के तौर पर नहीं बताना चाहिए? ये बड़ी समस्या अगर अपोजिशन को आप देखेंगे तो उनको यही समझ में आएगा कि जिन जिन कामों को आपने छुआ नहीं, छोड़ दिया था, अनदेखी की थी, नजरअंदाज किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं कामों को कर करके अपनी वाहवाही लुटवाते हैं, और वही सिलसिला चल रहा है। कल भी बेंगलोर में उसी की तस्वीर दिखेगी। नहीं, इसमें एक चीज बस मैं और जोड़ दूं, जब मजबूत नेतृत्व होता है तभी वो ये सब सोच सकता है कि आप जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में कैसे आप ताकतवर हो। कोई कोएलिशन गवर्नमेंट होगी या कोई ऐसा नेता होगा जो खुद से निर्णय नहीं लेगा, तो वो ये सब नहीं सोच सकता है। वो सेरेमोनियल काम कर सकता है, जहां आप रोज जाते हैं जिन देशों के साथ वहां जा सकता है। इस तरह के नए एवेन्यूज तैयार करना है, नई जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के आधार पर कैसे हम अपनी ताकत करें, वो तभी तय हो सकता है जब डिसाइसिव लीडरशिप हो और जिसको हम कहते हैं ना कि क्लियर कट मैंडेट, ये दोनों होता है, तभी ये हो पाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।